शुरू कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है तो बताइए मेरे को। हाँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो कंट्रोल से क्या समझते हो आप? पहले वर्ड को समझते हैं, फिर बाद में बाकी चीज समझेंगे, चैप्टर समझेंगे। पहले फिलहाल वर्ड ही समझ लेते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इससे क्या समझते हैं आप? इससे आपका क्या अभिप्राय है? हाँ, कंट्रोल से क्या समझते हो? तो बोल तो लो, क्या सन्नाटे क्यों कर रखा तुमने? अब मुझे आ रहा है गुस्सा। समझ में नहीं आ रहा, कैसे बताऊं? ओहो, बड़ी मुश्किल है। ये तीन वर्ड है और ये तीन ही चैप्टर के कंपोनेंट्स है ना। तो कंट्रोल मतलब क्या होता है? जैसे किसी कंट्रोल करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप हार्ट को कंट्रोल कर रहे हो मान लेते हैं, है ना, फॉर एग्जांपल के मान लेते हैं। तो हार्ट को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? कि कंट्रोल इन द सेंस मतलब रोक रहे हो आप उसे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? रोकना। हार्ट को कंट्रोल कैसे कर नहीं, सकते? मैं बोल रहा मतलब हूँ फॉर कि एग्जांपल के लिए बोला, कह रहे यार हैं कि पहले कब ये सुन लिया कर। चलना है, कि कब उसे चलना है या कब रुकना है। तो कंट्रोल का मतलब ये होता है दोनों, कि उसको प्रमोट करना, उसके फंक्शंस को प्रमोट करना, हाँ, मतलब स्टिमुलेट करना, प्रमोट करना या स्टिमुलेट करना, या फिर उसको रोकना, इनिबिट करना, है ना। तो ये दोनों ही जो फंक्शन है बेसिकली, मतलब इन मतलब दोनों ही कंपोनेंट होता है कंट्रोल के। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होता सिर्फ रोकना। सिर्फ बंदों को क्या लगता है कि इनिबिशन ही एक कंट्रोल का कंपोनेंट है। कंट्रोल का मतलब क्या होता है? दोनों चीज। ठीक है, क्या क्या दोनों चीज? मतलब स्टिमुलेट करना भी प्रमोट साथ और साथ में, इनिबिट। है ना। स्टिमुलेट करना भी और इनिबिट करना भी, है ना। तो स्टिमुलेट करना भी काम है इसी के अंदर, है ना, और आपका इनिबिट करना भी काम है। बड़ा अटक रहा है यार, ये गलत बात है। तो ठीक है, तो क्या क्या फंक्शन है? स्टिमुलेट और इनिबिट। स्टिमुलेट और इनिबिट करना, ये दोनों ही किसके फंक्शन है? ये दोनों ही कंट्रोल के कंपोनेंट है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? तालमेल बनाना। बेसिकली क्या होता है कोऑर्डिनेशन का मतलब? क्या होता है? इट्स इंट्रैक्शन। इट इज व्हाट? इट इज इंट्रैक्शन। इसके बीच में इज इंट्रैक्शन बिटवीन, ये इंट्रैक्शन है किसके बीच में? होता क्या है जब कोई एक ऑर्गन है ना, कोऑर्डिनेट करना मतलब क्या होता है? एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से बात कर रहा है, सिंपल सी बात है ना। कि एक ऑर्गन ने कहा कि मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हार्ट है, उसने कहा कि ब्लड सप्लाई, उसने कहा ब्लड सप्लाई की, उससे ब्लड चाहिए, है ना। उसने कहा कि मैं तेजी से पंप करूंगा, है ना, तो मुझे ब्लड चाहिए। तो उसने ब्लड फ्लो बढ़ा दिया, है ना। कैसे? उसने हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दी। उसने कहा कि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दी। अब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने का मतलब क्या है? कि उसके पास ऑक्सीजनेटिव ब्लड भी ज़्यादा आने चाहिए, तभी वो ऑक्सीजनेटिव ब्लड पंप भी कर पाएगा ज़्यादा। तो ये ऑक्सीजनेटिव ब्लड आएंगे किसमें? इसमें इस ब्लड में ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? इसके लिए तो ये तो आएंगे लंग्स से, है ना। हाँ, रेस्पिरेशन भी पड़ता है। है ना? इसलिए अब वो क्या करेंगे? अब क्या होगा? अब अब वो जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आएगा? तो यहाँ से आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजन तो यानी कि ये जो है यहाँ पर जो लंग्स है, लंग्स क्या करेंगे? दे ऑल्सो इंक्रीजेस रेस्पिरेशन, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हार्ट अपना काम बढ़ा देगा, हार्ट अपना काम बढ़ा देगा, तो लंग्स भी अपने आप अपना फंक्शन बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो रही इनके बीच में। हाँ, लग ये- रहा है इसमें। है ना, तो इससे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है? एक दूसरे की मदद कर, है ना, एक दूसरे का फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करना, सपोर्ट करना। ठीक है,
एक दूसरे फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करना, सपोर्ट करना। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी ने एक डेफिनेशन दे रखी है कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी ने दे रखी है, क्या है वो? एनसीईआरटी कहती है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन दो कंपोनेंट से मिलकर बना है। और को मतलब सपोर्टिव, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट मतलब एक्सिस और डायरेक्शन है ना। सो कोऑर्डिनेट मतलब वो जो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है ना। कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच, क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। प्रोसेस थ्रू विच टू और more organs interact and complement the functions of one another. interact करना and complement the function of one another and complement the function। ठीक है, तो इसके अंदर दो कंपोनेंट है, क्या क्या? पहला, इस डेफिनेशन में आपको दो चीजें देखने को मिली, एक है इंटरेक्ट करना, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट करना, है ना। ठीक है, कि एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करें। आया समझ में? अब देखो इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल दे रखा है, तो आपको एग्जांपल बताना चाहिए ना। तो इस पर कोऑर्डिनेशन को एक एग्जांपल से जस्टिफाई करा एनसीईआरटी ने, तो वो एग्जांपल समझते हैं। तो एग्जांपल क्या दे रखा है एनसीईआरटी ने? एनसीईआरटी ने कहा कि फॉर एग्जांपल के लिए आप मान लो कि आप दौड़ रहे हो, है ना, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। ठीक है, तो तुम एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। तो फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होता है? फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए तुम अगर दौड़ रहे हो तो तुम्हारे स्केलेटल मसल्स, है ना, स्केलेटल मसल्स काम करिए जा रहा है ना, तभी वो एक्शन हो पा रहा है ना। तो फिजिकल वो एक्सरसाइज के लिए एनर्जी की डिमांड करेंगे। हाँ, तो फिजिकल एक्सरसाइज हो रही है, तो फिजिकल एक्सरसाइज क्या करेगा? फिजिकल एक्सरसाइज की वजह से क्या होगा? एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एनर्जी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? मूवमेंट ऑफ मसल्स। स्केलेटल मसल्स के, है ना, स्केलेटल मसल्स की मस्कुलर मूवमेंट बढ़ चुकी है ना, तो इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। तो उसके लिए वजह से एनर्जी डिमांड बढ़ गई है। इस एनर्जी डिमांड को पूरा कैसे करा जाएगा? इसके लिए ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए यहाँ पर, है ना। ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो क्या होगा? यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ने से काम हो जाएगा। ब्लड फ्लो बढ़ेगा कैसे? नहीं, ब्लड फ्लो बढ़ेगा कैसे? वेसल्स ऑक्सीजनेटेड। डायलेट हो जाएंगे, है ना, ब्लड वेसल्स होंगी, वहाँ पर खून की वेसल्स है, वो क्या हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी, है ना। स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी? और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। डायलेट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स के डायलेट होने को क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स के डायलेट करने को क्या कहते हैं? डायलेट होने को इसे कहते हैं वेजो डायलेशन। ये तो वेजो डायलेशन हो जाएगी, ये तो जिससे क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, बट सिर्फ वेसल्स के डायलेट होने से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा? अब साथ में ये भी तो होना चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हार्ट रेट बढ़ेगा, है ना। हार्ट रेट भी तो बढ़ना चाहिए, कि ब्लड पंप होगा तभी तो जाएगा भाई ज्यादा। तो इसीलिए क्या होगा? साथ साथ में क्या होगा? साइमल्टेनियसली क्या होगा? सो इट ऑल्सो इंक्रीजेस व्हाट? ये और क्या हार्ट बढ़ा रेट। देगा? ये इंक्रीज कर देगा हार्ट बीट और हार्ट रेट, है ना। कितनी होती है नॉर्मल हार्ट रेट? 72 बीट्स पर मिनट, आपके बुक में जो लिखा है। बट आपको लगता है कि 72, क्या 72 से अगर ऊपर नीचे हो गया तो वो बंदा मर जाएगा? तो खराब बात है। अगर मतलब 71 किसी का तो मतलब नॉर्मल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है।
तो हमेशा क्या होता है, बायो में हमेशा एक रेंज होती है, ठीक है। तो ये 72 क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके एनसीईआरटी में लिखा है दैट्स इट, इट्स अ न्यू बट एक रेंज होती है ना। तो ऐसे 65 से 100 के बीच में अगर देखा जाए तो नॉर्मल मान लो। अब आपके एनसीईआरटी में क्या नॉर्मल रेंज दे रखी है, उसको ध्यान देना। अच्छा चलो, इंक्रीज होगी हार्ट रेट, ठीक है। अब हार्ट रेट बढ़ने से क्या होगा, बट वो तो ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कर रहा है ना, ठीक है। तो इसके लिए तो ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़नी चाहिए, है ना। ब्लड फ्लो क्यों बढ़ रहा है, ताकि ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा सके मसल्स को, है ना। तो अब ऑक्सीजन आएगा कहाँ से, ब्लड ब्लड फ्लो तो बढ़ गया, लेकिन इस ब्लड जो, रेस्पिरेशन बढ़ेगी। तो इसलिए तो इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई क्या होगा, एक और चीज होगी जो इकरा बोले क्या, कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगी, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ेगा। अच्छा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन नॉर्मल कितना होता है, कितने रेट होते हैं नॉर्मल, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है रेट ऑफ रेस्पिरेशन की, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ा तो है। एनसीईआरटी की वैल्यूज बताओ, एनसीईआरटी की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। बोलोगे, ये मैं जानबूझ के तुमसे पूछ रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए, इसको ये मुझे याद होने से कोई नहीं होगा, है ना। आपकी बुक में जो वैल्यूज दे रखी है और वही याद होनी चाहिए आपको, इधर उधर की फालतू की वैल्यूज अगर आपको अगर याद भी होगी, मतलब अगर वो सही भी हैं, बट आपके नीट के अंदर वो कोई भी वैल्यूज, कुछ भी वैल्यू नहीं रखती। नीट के पेपर में सब कुछ एनसीईआरटी के बाइबल है, नीट के पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए, है ना। चाहे वो कोई किसी भी बोर्ड से पढ़ गया है, पढ़ना उसको अल्टीमेटली एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की वैल्यूज याद करनी, भले एनसीईआरटी में गलत लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के लिए वही सही है, ठीक है। तो इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कैसे होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन का नॉर्मल रेट कितना होता है, नॉर्मल नॉर्मल कितना होता है, 12 से 16 पर मिनट, है ना। इतनी ब्रीथिंग होती है पर मिनट, ठीक है। तो ये क्या है, ये है नॉर्मल। ठीक है। 12 से 16 पर मिनट, ठीक है। कैसे, किस कौन से डिवाइस से मेजर करते हैं, किस से मेजर करते हैं रेस्पिरेशन को, मतलब रेस्पिरेटरी रेट को, पायरोमीटर। पायरोमीटर से मेजर करते हैं, 100 मीटर। हाँ। पायरोमीटर से रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेजर करते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। बताओ, पायरोमीटर। ये किससे मेजर करते हैं, भैया पायरोमीटर। अच्छा। और अगर लंग कैपेसिटीज कैसे मेजर करते हैं, जो लंग वॉल्यूम्स होती हैं, जैसे आपने पढ़ा है ना वाइटल कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी, तो वो किससे मेजर करते हैं, बताओ बताओ बताओ। इसी से करते हो शायद। स्पायरोमीटर का काम बेसिकली क्या होता है, ये लंग वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। तो इसके बारे में पता करके आना पहले तो, है ना, पहले ये पता करके आओ स्पायरोमीटर का काम क्या है, ठीक है। फिलहाल ये है कि नॉर्मल वैल्यूज इतनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सारी चीजें हो रही है, ये जो हमने ये जो बनाया है हमने, है ना, तो ये क्या होता है, ये फिजिकल, सेक्रेटरी है। तो ये, अच्छा यहाँ पर सुनो, अब सुनाई दे रहा है, क्लियर है अब। फिजिकल एक्सरसाइज देखो, तो जब भी कभी क्या होता है फिजिकल एक्सरसाइज होती है तो क्या होता है, आपकी स्केलेटल मसल्स काम करना शुरू करती हैं, आपकी ब्लड वेसल्स काम करना शुरू करती हैं, आपकी हार्ट रेट स्टिमुलेट होती हैं, प्लस आपके
लंग्स स्टिमुलेट होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो कि आप क्या हो रहा है, एक ऑर्गन, यहाँ पर कितने ऑर्गन इंटरेक्ट कर रहे हैं। स्केलेटल मसल अपने आप में एक ऑर्गन है ना? यहाँ पर कौन कौन इंटरेक्ट कर रहा है, स्केलेटल मसल और बताओ और कौन कौन सी, और कौन दिख रहा है, स्केलेटल मसल है और कौन है, और कार्डिक मसल है। कार्डियक मसल्स है यहाँ पर है। और लंग। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल, लंग्स, कार्डियक मसल, ब्लड वेसल। कार्डियक मसल, ब्लड वेसल। तो ये सब क्या करे, एक दूसरे से क्या, दे आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, है ना। तो इसे आप क्या कहते हो, इसे क्या कहते हो, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के बीच में कोऑर्डिनेशन हो रही है ताकि वो एक दूसरे के फंक्शन को मदद कर सके, है ना, सपोर्ट कर सके, कॉम्प्लीमेंट कर सके एक दूसरे फंक्शन। तो यहाँ पर आप एक बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, यार कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो आपको बताना चाहिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब एंजाइटी की और एग्जांपल देते हैं। एंजाइटी कहती है कि ये तो हुआ कि जब इंसान फिजिकल एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, फिर ये क्या होगा, फिर अगर वो सोचो फिजिकल एक्सरसाइज करना रोक दे तो क्या होगा, सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, मतलब नॉर्मल कैसे होगा बताओगे। मसल एक्टिविटी कम होगी तो ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो जाएगा। फिर ब्लड फ्लो भी नॉर्मल हो जाएगा तो ब्लड वेसल्स जो डायलेट हुई थी वो भी सही हो जाएंगी और हार्ट रेट भी सही हो जाएगा। फिर रेस्पिरेशन रेट भी सही हो जाएगा। समझ में आया। तो एनसीईआरटी ने यही कहा है कि अगर कोई बंदा जो एक्सरसाइज कर रहा था वो अब रेस्ट पे आ जाएगा तो क्या होगा, उसके स्केलेटल मसल डिमांड कम हो जाएगी, एनर्जी डिमांड कम हो जाएगी, तो मस्कुलर एक्टिविटी कम होगी, तो बस ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा, और ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा मतलब हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाएगी, एंड देन उसके बाद जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक होमवर्क दिया है मैंने कि स्पायरोमीटर के बारे में बताना है, प्लस एक और चीज के बारे में बताना है जो क्या करता है, जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन मेजर करता है ना। ठीक है, और एक और डिवाइस होता है जो विंड वेलोसिटी मेजर करती है, मतलब हमारे फेफड़े के अंदर नहीं, आसमान में है ना। तो इन सब के नाम पता होने चाहिए आपको, है ना, ये डिवाइसेस के कुछ नाम पता होने चाहिए कि ये इन सब के काम क्या है। ठीक है, तो ये होमवर्क है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये जो चीज है, ये जो कोऑर्डिनेशन है, इस कोऑर्डिनेशन को करा कौन रहा है, ये जो एक ऑर्गन है दूसरा ऑर्गन है, ये दिस इज दीज ऑल आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। बट ये कोऑर्डिनेशन करवा कौन रहा है, कोऑर्डिनेशन कराने के लिए कोई ना कोई बंदा तो होगा जो इनके बीच में कम्युनिकेशन की तरह काम करो, मैसेंजर की तरह काम करोगे ना। तो वो तंत्र है ना, वो सिस्टम जो इनको कोऑर्डिनेट कराता है, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप क्या कहते हो, क्या नाम है उसका, नर्वस सिस्टम। उसका नाम है, उसका नाम क्या है बताओ, सस्पेंस रख रहा हूँ नर्वस सिस्टम। मैं। अच्छा, और एंडोक्राइन क्या है, भैया न्यूरॉन। न्यूरॉन से सिर्फ, न्यूरॉन से सिर्फ। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन दोनों। ठीक है, तो इनको क्या हो रहा है, ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम को इंटरेक्ट करने में मदद कौन कर रहा है, एक इंटरेक्शन करने में मदद कौन कर रहा है, एक ऐसी चीज जो इन सबको एकजुट करके रखते हैं, उसका उस सिस्टम का नाम क्या है, इंटीग्रेटिव सिस्टम। क्या कहते हैं इसे, इंटीग्रेटिव सिस्टम। इंटीग्रेटिव सिस्टम का काम क्या है, बेसिकली सारे ऑर्गन्स को इंटीग्रेट करके रखना, एक साथ काम करना है ना उनको। ठीक है, तो ये इंटीग्रेटिव सिस्टम मिलके किससे बना है, तो इंटीग्रेटिव सिस्टम के दो काम है। अब बेसिकली आप इंटरेक्ट करना कब है ना, किसी को इंटरेक्ट अभी करना है ना, अभी रिक्वायरमेंट है कि आपको कुछ चीज अभी उठानी है ना, तो बेसिकली आपको क्विक एक्शन एक्शन चाहिए, है ना, कैसे चाहिए, क्विक। ठीक है, तो अगर आपको आपको क्विक एक्शन चाहिए, है ना, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, तो एक सिस्टम ऐसा है, और एक है जो डिलेड रिस्पॉन्स शो करता है, मतलब कि बहुत समय से वो धीरे धीरे करेगा, लेकिन है ना, वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, तो आपके पास इंटीग्रेटिव सिस्टम दो प्रकार के, एक क्विक रिस्पॉन्स के लिए और एक
डिलेड रिस्पॉन्स के लिए। तो जो क्विक रिस्पॉन्स है उसके लिए कौन है, उसके लिए तुम्हारा है न्यूरल सिस्टम, ठीक है। और जो तुम्हारा डिलेड रिस्पॉन्स है उसके लिए क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो ये है क्या, दोनों ही कोऑर्डिनेशन करने में मदद करते हैं। इनको आप कहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम कहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम एंड, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में और क्या डिफरेंस है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर और इसके बीच में, दोनों का काम तो है कोऑर्डिनेशन कराना, है ना। इसमें एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन, सिस्टम में हार्मोन इन्वॉल्व, तो ये कैसे कोऑर्डिनेशन करता है, ये करता है हार्मोन्स के थ्रू, है ना। तो इसका एक्शन क्या होता है, हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें नर्व फाइबर्स होते हैं ना। और देखा जाए तो इसके अंदर अगर आप देखोगे, इसके अंदर क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होती है। इसमें नर्व न्यूरल सिस्टम है ना, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। जैसे आपको अगर हाथ उठाना है तो सिर्फ आपके हाथ के नर्व फाइबर से स्टिमुलेट होंगे, है ना, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होते हैं। और इसमें देखोगे तो इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या है कि आपके ब्लड में हार्मोन जाएंगे, वो ऐसे हर जगह पर, है ना, तैरेंगे ब्लड में, जहाँ जहाँ जाएगा और जहाँ पर उसको रिसेप्टर्स मिलेंगे वो वहाँ पे एक्ट हो, दैट्स इट, है ना। ठीक है, तो ये किसके थ्रू होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड होता है, ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है, रिसेप्टर्स मीडिएटेड एंड, है ना, एंड ट्रैवल्स इन द ब्लड। तब तो हार्मोन से कह रहे हैं। अच्छा, और एक और है, एक और चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है बताओ, और क्या है, एक और पॉइंट। कौन सा फास्ट होता है, कौन सा, अच्छा ये तो बता ही देना, क्विक और, ठीक है। तो ये फास्ट होता है और ये स्लो होता है, ठीक है। और पॉइंट मेरे को याद नहीं आ रहा, बट एक और पॉइंट है जो जहाँ तक मैं भूल जा रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट है, ठीक है। अभी इतनी पॉइंट याद है, बाकी जो पॉइंट अगर याद आए तो एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगे, है ना। कुछ मिस हो जाए तो बता देना, ठीक है। तो भैया इंटीग्रेटेड सिस्टम समझ में आया? हाँ बोलो। न्यूरल में इलेक्ट्रिकली जनरेट होती है और एंडोक्राइन में नहीं होती, इलेक्ट्रिकल पल्स। यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं यहाँ पर क्या होता है, केमिकल मीडिएटेड होता है ये, ठीक है। यहाँ पर हार्मोन्स जो है वो केमिकल मीडिएटेड है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, ठीक है। तो न्यूरल सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो न्यूरल सिस्टम को समझने के बारे में, तो नर्वस सिस्टम की अगर हम समझने की बात करें तो आपको इसकी कहानी शुरू करनी होती है सबसे स्मॉलर सेल से, है ना। तो सबसे पहले सेल आई, नर्वस सिस्टम बना कैसे, तो सबसे स्मॉलर सेल मान लेते हैं, कोई भी सेल आई, है ना, रैंडमली मान लेते हैं कोई सेल, ठीक है। और इसके बाहर जालिम दुनिया, है ना। तो कोई आया, कोई इसको ऐसे चुभो रहा है, तो इसको पता कैसे चलेगा कि इसको इसको इसके एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो हुआ क्या कि इसने कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है अपने 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 बॉडी के अंदर, या फिर कुछ ऐसी चीजें इसने डिवोट कर दी, है ना, जो जो बेसिकली इसको सेंस करके बताता था, है ना। तो यहाँ पर जो सारी चीजें होती थी, इंट्रैक्शन होते थे, वो क्या होता था, सब कुछ वो सेल मेम्ब्रेन के लेवल पे होता था, सिंगल सेल जब हुआ करती थी सेल्स, ठीक है। फिर वो इंटरेक्ट करके वो न्यूक्लियस को बताते हैं, फिर न्यूक्लियस प्रोटेक्शन के लिए फिर वो पैगोलाइसोसोम है ना, वो पूरे एंजाइम्स बनाता था जो इन सारी चीजों को मारेंगी, ठीक है। बट जैसे जैसे सेल्स बड़ी होती गई, मतलब सिंगल सेल से मल्टी सेलर होती गई, है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि चलो एक सेल हम ऐसा कर देते हैं, उसको डिवोट कर देते हैं इसी काम के लिए। तो उन्होंने उनमें से उस ग्रुप में से एक सेल को कहा कि तू रखवाली करेगी, तो देखेगी कि बाहर हो क्या रहा है, ठीक है। तो जैसे सिंगल सेल था तब तो सब कुछ काम सेलुलर लेवल पे हो रहा है ना, सिंगल सेल पे सारे जो इंट्रैक्शन हो रहे हैं वो सेलुलर लेवल पे है ना। बट जैसे ही मल्टी सेलर हो गया, उसने क्या करा, उसने एक स्पेशलाइज सेल्स बनाई, उसने एक सेल को स्पेशलाइज कर दिया, मल्टी सेलर, उसने एक सेल को क्या कर दिया, स्पेशलाइज कर दिया, ताकि वो इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट कर सके, है ना। तो इसने क्या करा, एक इस सेल को स्पेशलाइज कर दिया टू डिटेक्ट द इन्वायरमेंटल चेंजेस, जिसका काम क्या है, टू डिटेक्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। अच्छा, एक वर्ड आपने सुना होगा, स्टिमुलाई, स्टिमुलस, स्टिमुलस कहते कैसे हो,
जो हमारे environment से हमारे इन्वायरमेंटल में चेंज हो रहे हैं, ठीक है, टू डिटेक्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस, ठीक है। अब हमारे इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो क्या स्टिमुलस है, तो वो क्या करेगा, हमारे जो स्किन के ऊपर ऐसे रिसेप्टर्स है जो टेम्परेचर को सेंस करते हैं, कि चेंज इन टेम्परेचर सेंस करते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, है ना। तो वो जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज स्टिमुलस। सो इन्वायरमेंटल चेंज को हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस कहते हैं। तो ये जो स्टिमुलस हो सकता है, क्या सारे जो जितने भी चेंज है वो क्या सब स्टिमुलस है, क्या वो सब स्टिमुलेट करेंगे? हाँ ठीक है। तो जब स्टिमुलस होता है, बेसिकली अगर जो भी एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टिमुलस है, चेंज एडिक्वेट होना चाहिए। आप जैसे अगर मान लीजिए टेम्परेचर में 0.001 डिग्री सेल्सियस चेंज आए, तो वो इतना ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। बट जब कोई एडिक्वेट चेंज होगा, मतलब एक ऐसा चेंज जो कि हमारी बॉडी उसको सेंस कर पाए, तो उसके खिलाफ हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करेगी, है ना। तो दैट इज व्हाट की मतलब स्टिमुलस की भी एक एडिक्वेट है, अगर वो एडिक्वेट होगा तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करेगी। तो यानी कि इम्पल्स कब जनरेट होंगे, जब स्टिमुलस क्या होगा, एडिक्वेट होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो भी बातें करें एडिक्वेट स्टिमुलस की बात करें। अच्छा, स्पेशलाइज सेल है जिसका काम क्या है, इन्वायरमेंटल चेंजेस को डिटेक्ट करना। अभी स्पेशलाइज सेल्स कितनी स्पेशलाइज है, इसने अपने अंदर बहुत सारे बदलाव करे, इसने अपने आप को कुछ ऐसे मॉडिफाई करा। अब ये सेल्स क्या हुई, ये जैसे मल्टी सेलर है, ये थोड़ी और ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गई, ये सिर्फ इस समय मल्टी सेलर है, इन्होंने क्या करा, ये थोड़ी और ऑर्गेनाइज हो गई, ठीक है।